हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। तो आज से अब हमारे इस चैनल पर एक न्यू सीरीज स्टार्ट की जाएगी जिसमें जिसके भी रिसेंट में एनएचएम सीएचओ के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो यूपी के लिए हो या फिर अदर स्टेट के लिए हो। स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम रहेंगे और एएनएम के जो एग्ज़ाम रहेंगे। तो अभी हाल ही में एमपी स्टाफ नर्स एनएचएम का एग्ज़ाम डेट फाइनल हो गई है। 31 जुलाई को आपका पेपर होने वाला है। सिलेबस भी आपको अपलोड कर दिया गया है चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं। तो उसी सिलेबस को देखते हुए और जो यूपीसीएचओ का सिलेबस रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाएंगे तो वो सभी क्वेश्चन आपके किसी भी स्टेट के लिए, आपका चाहे सीएचओ का पेपर होता है, स्टाफ नर्स का पेपर होता है, तो उन सभी में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन किसी एक एग्ज़ाम के हों। तो स्टाफ नर्स के जितने भी एनएचएम के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, क्योंकि एनएचएम में इसी टाइप के एग्ज़ाम क्वेश्चन हैं जो आते हैं। तो आप लोग वीडियो में एंड तक ज़रूर देखें और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 30 जुलाई तक एटलीस्ट आपको 10,000 MCQ सॉल्व करवा दिए जाएं। डेली आपको कोशिश करूँगी कि 2 वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएं जिसमें आपके 100 MCQ से ज़्यादा डेली कवर अप होते जाएं। और साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस करें। और जिन भी लोगों ने अभी प्रेजेंट में पंजाब सीएचओ एंड बिहार स्टाफ नर्स का पेपर दिया था, यदि आपके पास पेपर हो तो आप लोग मेरा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है उस पर सेंड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं। तो डेली आपको इस तरीके की सीरीज़ में कोशिश करूँगी कि 2 सीरीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज अ पार्ट ऑफ डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज। तो यदि किसी पर्सन को अल्जाइमर्स डिसीज है तो उसकी डाइट में कौन सा विटामिन है जो ऐड किया जाएगा, जिससे अल्जाइमर डिसीज में एज एन डाइटरी मैनेजमेंट के तौर पर हम उस विटामिन को यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या फिर विटामिन B12। तो जो विटामिन अल्जाइमर्स डिसीज़ में क्या है, डाइटरी मैनेजमेंट के तौर पर हमें यूज़ करना है अल्जाइमर के पेशेंट के लिए, तो विटामिन कौन सा, विटामिन B12 सॉरी। तो जो विटामिन B12 इसी को ही क्यों यूज़ किया जाता है, जो विटामिन B12 या फिर विटामिन बी कैटेगरी के विटामिन है, चाहे फॉलेट ले लो, विटामिन B6 ले लो, विटामिन B12 ले लो, तो ये सभी क्या करते हैं, एज रिलेटेड कॉग्निटिव डिक्लाइन को प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। तो अल्जाइमर डिसीज़ भी क्या है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जनरली है। तो अल्जाइमर डिसीज़ के लिए कौन सा एज एन डाइटरी मैनेजमेंट के तौर पर विटामिन यूज़ कर सकते हैं हम, तो वह विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन है सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन का मेन कॉज क्या होगा। ऑप्शन में क्राउप, बर्साइटिस, ट्राइकोमोनास या फिर लूपस। तो यहाँ पर पूछा है मेन कॉज क्या हो सकता है यूरेथ्रा में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन का। तो यूरेथ्रा में मेनली इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन का कारण होगा ट्राइकोमोनास, वेजाइनलिस भी हो सकता है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाएंगे तो क्या होगा, ट्राइकोमोनास। क्या होगा, मेन कॉज क्या होगा यूरेथ्रा में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के लिए, ट्राइकोमोनास। और जो यहाँ पर क्राउप है, एक तरीके की प्रॉब्लम है भी, आपको एग्जाम में आ सकता है क्राउप को लेके कि क्राउप है क्या। तो क्राउप में एक तरीके की क्या है, लेरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस। क्या है, लेरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस एक तरीके की कफ ही है जिसमें लेरिंग्स और ट्रैकिया दोनों में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की कंडीशन होती है, साथ ही साथ ब्रोंकाई भी इन्फेक्टेड होती हैं। तो क्राउप आपको एग्जाम में आ सकता है। और जो यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन का रीजन क्या हो सकता है, ट्राइकोमोनास। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से सर्वाइकल कैंसर होने का कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन में हाई फैट डाइट, एल्कोहल कंजप्शन, फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर द एज ऑफ 30 ईयर, हैविंग सेक्स एट अर्ली मैरिज। तो यहाँ पर है कि सर्वाइकल कैंसर, तो जनरली सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स कैंसर किसके कारण होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण। यदि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आपको ऑप्शन में नहीं है
तब आप किस ऑप्शन को मार्क करेंगे? ऑप्शन में हाई फैट डाइट लेने से होगा, एल्कोहल कंजप्शन से होगा, दारू पीने से होगा, फर्स्ट चाइल्ड होता है आफ्टर 30 ईयर के बाद, 30 साल की एज के बाद यदि पहला बेबी होता है तो, या फिर हैविंग सेक्स एट अर्ली मैरिज, जल्दी शादी हो गई हो और सेक्स किया हो तो इस केस में सर्वाइकल कैंसर हो सकता है या नहीं। तो यहाँ पर कहा है सर्वाइकल कैंसर का कारण क्या है, तो वो होगा हैविंग सेक्स एट अर्ली मैरिज, जल्दी शादी हुई हो कम एज में तो उसके बाद भी सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। यदि आपको ऑप्शन में इसकी जगह ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आता है तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि सर्विक्स कैंसर का जो मेन रीजन है या तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हो सकता है, या फिर हैविंग सेक्स एट अर्ली मैरिज हो सकता है, या फिर कोई अदर मेडिकेशन ली हो तो वो कंडीशन भी हो सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर द एम्ब्रियो बिकम्स अ फीटस इन द बिगिनिंग ऑफ द विच वीक। तो एम्ब्रियो है जो फीटस में कन्वर्ट होने लगता है तो किस वीक की प्रेगनेंसी में ऐसा होगा, शुरुआत कब होगी? ऑप्शन में 4th वीक, 7th वीक, 8th वीक या फिर 9th वीक। तो यहाँ पर फीटस के पहले की जो स्टेज होती है वो क्या होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो एम्ब्रियो है जो, एम्ब्रियो फीटस में जब डेवलप हो रहा है तो एम्ब्रियो का जो फीटस में डेवलपमेंट हो रहा है तो किस वीक में स्टार्ट हो गए एम्ब्रियो से फीटस का बनना? ऑप्शन में 4 वीक, 7 वीक, 8 वीक या फिर 9 वीक। मोस्टली एम्ब्रियो से फीटस का जो डेवलपमेंट होता है कब स्टार्ट हो जाता है, 9th वीक में। 9वें हफ्ते की प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट होने लगता है, फीटस में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डी, 9th वीक। मंथ नहीं, यहाँ पर क्या है, 9 हफ्ते, 9वें हफ्ते से एम्ब्रियो है वो फीटस में कन्वर्ट होने लगता है और ये लास्ट स्टेज तक डिलीवरी होने के पहले तक ही क्या कहलाता है, फीटस। नेक्स्ट है यहाँ पर द डॉपलर टेक्निक कैन आइडेंटिफाई फीटल हार्ट साउंड बाय। तो डॉपलर टेक्निक के द्वारा हम फीटल हार्ट साउंड कब सुन सकते हैं? ऑप्शन में 5 to 7 वीक ऑफ जेस्टेशन, 10 to 12 वीक ऑफ जेस्टेशन, 18 to 20 वीक ऑफ जेस्टेशन या फिर 22 to 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि डॉपलर टेक्निक के द्वारा हम फीटल हार्ट साउंड कब सुन सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो ये होगा जनरली 10 से 12 वीक की जेस्टेशनल पीरियड में, 10 to 12 वीक ऑफ जेस्टेशनल पीरियड में डॉक्टर्स इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करती हैं जब भी आप चेकअप के लिए जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डॉपलर टेक्निक। यदि डॉपलर टेक्निक आता है तो आपको 10 से 12 वीक ऑफ जेस्टेशन बोलना है। इनके हिसाब से फीटोस्कोप पूछते हैं तब आपको 18 से 20 वीक है जो मार्क करना होगा। यदि डायरेक्ट डॉपलर टेक्निक पूछते हैं तो कब, 10 से 12 वीक ऑफ जेस्टेशन में। यदि फीटोस्कोप से पूछते हैं तो 18 to 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में। और यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट शो हो रहा है क्या है, ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है। यदि आपको इसका एक्चुअल नाम पता नहीं होता, इमेज बस आपको दी जाती है, तो आप इसको क्या पहचान सकते हैं, क्या है, डॉपलर टेक्निक है, जिससे बेबी की हार्ट बीट चेक की जा रही है और ये जनरली 10 से 12 वीक के जेस्टेशनल पीरियड में चेक की जा सकती है, इससे सुन सकते हैं। डॉक्टर के पास जब भी चेकअप के लिए जो भी प्रेग्नेंट लेडीज जाती हैं तो वो बेबी की हार्ट बीट चेक करके बताती हैं। इसमें साउंड है जो आपको बता दिया जाता है और स्क्रीन पर शो कर दिया जाता है कि बेबी की हार्ट रेट है जो कितनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर सोनोग्राफिक शोइंग ऑफ स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। तो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिल रहा है कब, जब सोनोग्राफी हुई है उस टाइम पर स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलता है। तो किस का फीचर है, क्लिनिकल फीचर है? ऑप्शन में एब्रप्टो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर मोलार प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर ये जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आपको एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तक बन सकते हैं एग्जाम पर्पस से। तो यहाँ पर कहा है कि स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस यदि सोनोग्राफी होती है तो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलता है, तो किस डिसीज में ऐसा होगा? ऑप्शन में है एब्रप्टो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर मोलार प्रेगनेंसी। तो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलता है मोलार प्रेगनेंसी और वेसिकुलर प्रेगनेंसी में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी, मोलार प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है
कि जो बेबी है, फीटस है, कहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पर होगी, फैलोपियन ट्यूब में ना होकर कोई अदर प्लेस में हो जाएगी, या तो यूट्रस में होगी या फिर ओवरी में हो जाएगी। तो जनरली जो भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती हैं, इनमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो फैलोपियन ट्यूब को छोड़ के कहीं पर भी हो सकती है। तो इन प्रेगनेंसीज में क्या कहा जाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया क्या है कि जो सर्वाइकल ओस है उसको कवर कर, यदि प्लेसेंटा सर्वाइकल ओस को कम्प्लीटली कवर करता है तो वो प्रोसेस कहलाती है प्लेसेंटा प्रीविया। और यहाँ पर आता है एब्रप्टो प्लेसेंटा। एब्रप्टो प्लेसेंटा है जो मेन रीजन है किसका, जो एंटीपार्टम हेमरेज की प्रॉब्लम होती है उसका। तो यहाँ पर आपको ये चारों टर्म है जो याद रखने, प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्टो प्लेसेंटा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और मोलार प्रेगनेंसी, ये सभी हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कंडीशन है। नेक्स्ट है यहाँ पर द रिकवरी पीरियड फ्रॉम द इन्फेक्शन इज कॉल्ड। तो आपको कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, तब आप इन्फेक्शन के बाद यदि रिकवरी पीरियड में, तो ये क्या कहलाएगा, ऑप्शन में डिक्लाइन, इंक्यूबेशन, कन्वल्सेंस या फिर ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया गया है इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये एग्जाम में आपको आ सकता है, इंक्यूबेशन पीरियड कौन सा टाइम पीरियड होता है, जब भी कोई पैथोजन और इन्फेक्टेड एजेंट आपकी बॉडी में एंटर किया हो, एंटर होने के बाद जब भी फर्स्ट साइन सिम्टम शो किए हैं तो पीरियड क्या कहलाएगा, इंक्यूबेशन पीरियड। और यहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड की बात की जा रही है, तो साथ ही साथ आपको याद रखना है कि रिसेंट में कोविड-19 के लिए इंक्यूबेशन पीरियड कितना है और जो अदर डिसीज है उनके लिए इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है। तो रिकवरी पीरियड है, जो इन्फेक्शन होने के बाद का रिकवरी पीरियड है वो क्या कहलाता है, कन्वल्सेंस पीरियड, कन्वल्सेंस पीरियड। नेक्स्ट है यहाँ पर द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज असिस्ड बाय। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की इफेक्टिवनेस है कितनी है, फेलियर रेट क्या है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा इंडेक्स यूज़ किया जाता है। ऑप्शन में सोशल इंडेक्स, फैमिली कोपिंग इंडेक्स, पर्ल इंडेक्स या फिर इंडिविजुअल कोपिंग इंडेक्स। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की जो इफेक्टिवनेस है इसको असेस करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए जो इंडेक्स यूज़ किया जाता है वो क्या है, पर्ल इंडेक्स। इसमें क्या किया जाता है कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर्स पर 1000 वुमेन ईयर ऑफ एक्सपोजर। तो एक साल में जो कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर्स रेट रही है 100 वुमेन के एक्सपोजर पर कितनी रही है, वो पर्ल इंडेक्स से आइडेंटिफाई किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल मंथ ऑफ एक्सपोजर। तो क्या है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज, मतलब आपने जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इसको यूज़ किया है बट उसके बाद भी एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती हैं, आप नहीं चाहते कि बेबी कंसीव करें बट कंसीव हो जाता है, तो ये क्या कहलाती है, एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज। टोटल मंथ ऑफ एक्सपोजर, तो एक महीने में कितने बार ऐसा हुआ है, तो ये चीज़ें इंटू 100। तो यहाँ पे आपको इसका डिनोमिनेटर पूछ सकते हैं पर्ल इंडेक्स का। पर्ल इंडेक्स क्यों यूज़ होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की इफेक्टिवनेस को फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर Which among the following program focus on supplementary nutrition, vitamin A prophylaxis and provision of folic acid? तो किस प्रोग्राम के तहत सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता है, विटामिन ए दिया प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर दिया जाता है और साथ ही साथ फॉलिक एसिड प्रोवाइड करवाया जाता है। ऑप्शन में मिड डे मील प्रोग्राम, आईसीडीएस, बालवाड़ी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, स्पेशल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो चारों प्रोग्राम दिए हैं सभी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है। तो यहाँ पर किस प्रोग्राम के तहत क्या किया जाता है, प्रोफाइलैक्सिस विटामिन ए प्रोवाइड कराया जाता है, फॉलिक एसिड दिया जाता है और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी साथ ही साथ दिया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम है, ये है आईसीडीएस प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो कि 1975 में आई थी। तो इसके तहत क्या किया जाता है, बच्चों में विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस दिया जाता है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता है, फॉलिक एसिड प्रोवाइड करवाया जाता है। और फिर आता है बालवाड़ी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। तो बालवाड़ी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम में क्या होता है कि जो 3 साल से लेकर 6 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे, स्पेशली रूरल एरिया के बच्चे, इनमें फूड सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। मिड डे मील प्रोग्राम एग्जाम में आपको आ सकता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट है यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सप्लीमेंटेशन शुड स्टार्ट बिफोर कॉन्सेप्शन टू प्रिवेंट न्यूट्रल ट्यूब डिफेक्ट इन अ बेबी। तो कौन सा सप्लीमेंट स्टार्ट करवाया जाता है आप कंसीव करना चाहते हैं कॉन्सेप्शन होने, यदि आप चाहते हैं कि आपको कंसीव करना है तो उसी टाइम से ही डॉक्टर क्या करने लगता है आपके लिए, कौन सी मेडिसिन देगा जिससे बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने से हम बचा सकते हैं, एनटीडी की कंडीशन होने से। ऑप्शन में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर फॉलिक एसिड। तो जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दिया जाता है वो क्या है, फॉलिक एसिड, क्योंकि बेबी में जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है किसकी कमी के कारण होता है, फॉलिक एसिड की कमी के कारण। इसीलिए बिफोर कंसेप्शन यदि आप कंसीव करना चाहते हैं तो उस टाइम से, या फिर इनके साथ आपने कंसीव कर लिया और डॉक्टर के पास आप फर्स्ट मंथ विजिट में ही गए तो इसी टाइम पर डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड जरूर देगी, जिससे बेबी को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से और एनीमिक कंडीशन से हम बचा सकते हैं, मोस्टली किससे, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से। नेक्स्ट है यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो हेल्थ एजुकेशन किस टाइप का प्रिवेंशन है, ऑप्शन में प्राइमरी, सेकेंडरी, प्रीमोर्डियल या फिर टर्सरी प्रिवेंशन। हेल्थ एजुकेशन किस लेवल का प्रिवेंशन है, प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन। यहाँ पर देखिए प्राइमरी का मतलब होता है एक्शंस दैट कीप द डिसीज प्रोसेस ऑन और हेल्थ कंडीशन फ्रॉम बिकमिंग एस्टेब्लिश्ड इन द फर्स्ट प्लेस। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में हम जो भी डिसीज़ होने वाली हो या फिर लगता है कि कहीं पर भी है तो हम उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, वैक्सीनेशन ले सकते हैं, डिसीज़ होने के पहले ही उसको क्योर करने की कोशिश करेंगे, हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। तो किस में आएंगे, प्राइमरी प्रिवेंशन में। सेकेंडरी में आता है अर्ली डिटेक्शन हुआ है किसी भी डिसीज़ के, एसिम्प्टोमेटिक डिसीज़ है, आपको पता नहीं है कि कौन सी प्रॉब्लम है, साथ ही साथ उसकी स्क्रीनिंग करवाई जाए, टेस्ट करवाए जाए, तो किस में आएगा, सेकेंडरी में। टर्सरी में सिम्टोमेटिक, सेकेंडरी में क्या होगा, असिम्टोमेटिक हैं बट उनका अर्ली डिटेक्शन करवाया जा रहा है। टर्सरी में वो लोग आएंगे जो क्या हैं, सिम्टोमेटिक हैं, इल हैं और साथ ही साथ मेडिकल स्पेशलिस्ट की ज़रूरत भी है ऐसे लोगों को, तो किस में आएंगे, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉर डिप्थीरिया विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड। डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट है जो किया जाता है, ऑप्शन में विडाल टेस्ट, यूएसजी, सिक टेस्ट या फिर कॉम टेस्ट। तो जो डिप्थीरिया के लिए जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो टेस्ट कौन सा, सिक टेस्ट। विडाल किसके लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए। सिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है, डिप्थीरिया के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉप्लिक स्पॉट्स आर सीन इन विच डिसीज। तो कॉप्लिक स्पॉट किस डिसीज में देखने को मिलते हैं, ऑप्शन में रूबेला, मीजल्स, मम्स या फिर चिकन पॉक्स। तो जो कॉप्लिक स्पॉट्स है किस में देखने को मिलते हैं, मीजल्स की कंडीशन में। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपको आ सकता है, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन है, एट बर्थ विच वैक्सीन आर गिवन। जन्म के समय पर कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में है ओपीवी, बीसीजी एंड विटामिन सी, ओपीवी, बीसीजी एंड हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, ओपीवी एंड पेंटावैलेंट या फिर ओपीवी, हेपेटाइटिस बी एंड बीसीजी वैक्सीन। तो एट द बर्थ दी जाने वाली वैक्सीन टोटल 3 होती हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एंड बीसीजी वैक्सीन। तो यहाँ पर जो वैक्सीन दी जाती है वो कौन सी वैक्सीन है, एट द बर्थ दी जाती है तो वो है ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी एंड बीसीजी वैक्सीन। साथ ही साथ विटामिन सी नहीं दिया जाता, विटामिन के एडमिनिस्टर किया जाता है बेबी को हेमरेज की कंडीशन से बचाने के लिए। तो एट द बर्थ दी जाने वाली वैक्सीन कौन सी, ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी एंड बीसीजी वैक्सीन। यहाँ पर यदि आपको पेंटावैलेंट वैक्सीन आता है, इनकेस एग्जाम में कई बार आ चुका है, पेंटावैलेंट वैक्सीन में टोटल 5 वैक्सीन इंक्लूड होती हैं, डिप्थीरिया, पाइटोसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी एंड इन्फ्लुएंजा बी। तो ये आपको हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा बी, तो 5 वैक्सीन याद रखना है पेंटावैलेंट की। और पेंटावैलेंट का सॉरी डीपीटी वैक्सीन है, इसका बूस्टर डोज कब लगता है, फर्स्ट बूस्टर पूछते हैं 16 से 24 महीने आपको बताना है, सेकंड बूस्टर डोज पूछते हैं तब आपको क्या बताना है, 5 से 6 साल। तो आपको याद रखना है कि बूस्टर डोज पूछते हैं और नॉर्मल पूछते हैं, यदि बूस्टर फर्स्ट पूछते हैं तो 16 से 24 और यदि सेकंड पूछते हैं तो 5 to 6 ईयर। नेक्स्ट है यहाँ पर परपीरियम वीक और ड्यूरेशन। तो परपीरियम पीरियड क्या होता है, ऑप्शन में है 8 वीक, 7 वीक, 6 वीक या फिर 3 वीक्स। तो परपीरियम जो ड्यूरेशन होता है टोटल वो होता है 6 वीक का।
परपीरियम पीरियड का मतलब होता है ऑब्जर्वेशनरी स्टेज से लेके बेबी के 6 वीक तक होने की ड्यूरेशन को क्या कहा जाता है, परपीरियम पीरियड। और जो उस टाइम पर जो परपीरियम वीक और परपीरियम पीरियड होता है उस टाइम पर जो बॉडी है, एक ह्यूमन बॉडी है, वुमेन की जो बॉडी है डिलीवरी के बाद से लेके वो नॉर्मल स्टेज में भी जाने लगती है। तो ये कितना टाइम लगता है, एटलीस्ट 6 वीक का टाइम है जो लग जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर रेबीज इज ऑल्सो नोन एज, रेबीज का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन में हाइड्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, डेमेंसी या फिर रूबियोला। तो रेबीज का जो दूसरा नाम है वो क्या है, हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर। क्लस्ट्रोफोबिया जो क्लोज स्पेस होते हैं, बंद जगह होती है, वहाँ पर डर लगने को कहते हैं। तो यहाँ पर रेबीज किसके कारण होता है, इन्फेक्टेड एनिमल बाइट के कारण, स्पेशली कैट एंड डॉग के द्वारा। इसके पॉजिटिव एजेंट क्या है, वो लाइजा वायरस। और इसकी कैटेगरी एग्जाम में आ सकती है यदि आपसे पूछते हैं कैटेगरी फर्स्ट में, लिकिंग टचिंग ऑन इंटैक्ट स्किन। तो यदि फर्स्ट कैटेगरी पूछेंगे तब क्या होगा, लिकिंग टचिंग ऑन इंटैक्ट स्किन, कोई भी एक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। और जो कैटेगरी सेकंड होती है, सलाइवा ऑन स्क्रैच और एब्रेशन ऑन स्किन विदाउट ब्लीडिंग और निबिंग ऑफ द अनकवर्ड स्किन। तो ऐसे केस में यदि कैटेगरी सेकंड होती है, सलाइवा लग गई है इन्फेक्टेड एनिमल की, ब्लीडिंग होने लगा है, तो वुंड को क्लीन करना है और एंटी रेबीज वैक्सीन तुरंत देना है। यदि कैटेगरी थर्ड में आते हैं तो बाइट्स के स्ट्रेच मार्क रहेंगे, पेनिट्रेट रहेगा स्किन के अंदर भी, एक्सपोजर ऑफ आइज और माउथ टू सलाइवा फ्रॉम लिक्स। तो क्या करना है, वुंड को क्लीन करना है, एंटी रेबीज वैक्सीन देना है, एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन देना होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द फाइन डाउनी हेयर विच कवर्स बेबी बॉडी ऑफ द न्यूबॉर्न। तो जो बहुत ही पतले थिन डाउनी हेयर प्रेजेंट रहते हैं न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी पर, वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन में मोटलिंग, मिलिया, लेन्यूगो या फिर वर्निक सजोसा। तो जो न्यूबॉर्न बेबी की पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे बिल्कुल पतले डाउनी हेयर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं लेन्यूगो। क्या कहलाते हैं? लेन्यूगो। नेक्स्ट यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रिविएशन इज यूज्ड फॉर द स्टेप ऑफ न्यूनेटल रिससिटेशन। तो न्यूनेटल रिससिटेशन के लिए कौन से स्टेप फॉलो किए जाएंगे? ऑप्शन में CABT, TABC, ATCB या फिर BACT। तो जो एब्रिविएशन यूज़ किया जाएगा न्यूनेटल रिससिटेशन के लिए वो क्या होगा? वो होगा TABC। टेम्परेचर चेक करेंगे न्यूबॉर्न बेबी में हम, देन एयरवे, देन ब्रीदिंग एंड लास्ट इज सर्कुलेशन। नेक्स्ट यहाँ पर, विच टाइप ऑफ बर्न लीड्स टू ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ बर्न। ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ बर्न इनमें से पेन है जो किस कैटेगरी के पेन बर्न में ज़्यादा होगा? ऑप्शन में फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री या फिर फोर्थ डिग्री ऑफ बर्न। सबसे ज़्यादा बर्न के बाद जो पेन होगा वो कहाँ पर होगा? होगा सेकेंड डिग्री बर्न के पेशेंट में। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन ह्यूमन बॉडी आयरन इज एब्जॉर्ब्ड इन। ह्यूमन बॉडी में आयरन कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है? ऑप्शन में द ड्यूडेनम, ईसोफेगस, द इलियम या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो जो ह्यूमन बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पर होता है? होता है ड्यूडेनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ड्यूडेनम, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट फॉर आयरन स्टोर। बॉडी में आयरन कितना स्टोर है, कहाँ खपत हो रही है, तो इस सभी को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन में सीरम कैल्शियम, सीरम फेरिटिन, सीरम फॉस्फेट या फिर डी नन ऑफ द अबव। जो टेस्ट होता है आयरन स्टोर को फाइंड आउट करने के लिए, टेस्ट क्या है? सीरम फेरिटिन टेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसका आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन। तो प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? ऑप्शन में द लार्ज इंटेस्टाइन, द बोन मैरो, द लिवर या फिर द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो गाइज ये थे यहाँ पर आज की सीरीज़ के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट सीरीज़ में हम सुबह मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।